आज पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि आज मामी का भतीजा 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके हिंदुस्तान वापस आया था। मामी के तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। पूरा घर चमका डाला था। ये मेहरा मंजिल का मंजर था, जहां मेहरा साहब अपनी बीवी सीमा जी और अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनका एक बेटा और 2 बेटियां थीं। मेहरा साहब के अपने खुद के तो 3 ही बच्चे थे, लेकिन मेहरा मंजिल में 2 बच्चे और भी थे, जो उस घर के नहीं थे लेकिन उसी घर में रहते थे। जिनमें से एक था सीमा मामी का भतीजा, जो उन्हें शायद अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यारा था। क्योंकि मेहरा साहब और सीमा जी की शादी के 8 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, तो सीमा जी के भाई ने अपना बड़ा बेटा अपनी बहन की गोद में दे दिया, जिसे सीमा जी ने अपने बच्चों की तरह पाला था। लेकिन अभी हार्दिक सिर्फ 2 साल का था कि सीमा जी को भगवान ने मां बनने की खुशखबरी दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार्दिक को अपने भैया भाभी को वापस नहीं किया, क्योंकि उनकी ममता का पहला हकदार हार्दिक ही था। सीमा जी के भैया भाभी के खुद के 2 बच्चे थे और उन्हें यह भी पता था कि उनका हार्दिक उनकी आंखों के सामने है, इसलिए उन्होंने भी इस बात को दिल पर नहीं लिया था। हार्दिक को पढ़ने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। मेहरा साहब का एक फर्नीचर का कारखाना था, अच्छी कमाई कर लेते थे। ऊपर से हार्दिक के खुद के सगे माँ बाप ने भी उसको सपोर्ट किया था, और इस तरह वो 5 साल पहले हाई स्टडी के लिए विदेश चला गया था। और अब जो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके हिंदुस्तान वापस आ रहा था, वो 26 साल का एक आकर्षित नए नक्श वाला लड़का था। सीमा जी के अपने बच्चे 2 बेटियां और एक बेटा, जिसमें बड़ी बेटी अनु जो 24 साल की थी और अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। उससे छोटा 22 साल का उमेश और सबसे छोटी अनमोल मेहरा थी, जो अभी फिलहाल 19 साल की थी। इन सब के अलावा घर में एक और लड़की भी रहती थी, और वो थी मेहरा साहब की स्वर्गीय बहन की इकलौती बेटी माही जिंदल। माही के माता पिता उसके बचपन में ही, जब वो 8 साल की थी, एक हादसे में गुजर गए थे। तब से वो अपने मामा के घर पर रह रही थी, क्योंकि ददिहाल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया था। मामा उससे बहुत प्यार करते थे, मगर मामी का रवैया उसके लिए हमेशा लिया दिया सा था। 20 साल की माही खूबसूरती की मिसाल थी। मामी को कभी कभी उसकी खूबसूरती से जलन होती थी। वो अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उसके मामा ही उठाते थे, जो मामी को जरा भी पसंद नहीं था। न जाने वो उससे कैसे बर्दाश्त करती थीं। उनके बच्चों में अनमोल बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसका भी माही के लिए वही रवैया था, लेकिन अनु कुछ अलग थी और वो अपने पापा पर गई थी, बहुत रहमदिल। अक्सर वो अपनी चीज़ें भी माही से बांट लेती थी, जबकि उनका नॉर्मल बिहेवियर ही जबकि उनका बेटा उमेश नॉर्मल बिहेवियर रखता था। न ज़्यादा गुस्सा करता, न ज़्यादा परवा दिखाता। वो अक्सर घर के सारे काम खुद कर लेती, ताकि कहीं मामी उसे इस बात पर भी ताने न मारे। आज भी जब हार्दिक 5 साल बाद वापस आ रहा था, तो सुबह से ही पूरे घर की साफ सफाई और खाना बनाने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि उसे खाने का टाइम भी नहीं मिला था और भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसने जल्दी से ब्रेड ली और उस पर जैम लगाया और जल्दी जल्दी गले से नीचे उतारने लगी कि तभी मामी किचन में दाखिल हुई और उसके हाथ से ब्रेड छीन ली। जब देखो खाती रहती है। फ्री का खाना नहीं रखा है यहाँ पर? तुझसे कहा था ना कि हार्दिक का कमरा साफ कर देना, नहीं किया ना अभी तक? वो मामी, मैं तो बाहर के कामों में लगी थी, बस इसलिए। अब ज़्यादा बहस मत कर और जा अभी जाकर कमरा साफ कर। जरा भी गंदा नहीं होना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। वो बेबसी सी नज़र मामी के हाथों पर डालकर रह गई। कह न सकी कि कम से कम ब्रेड तो दे दें। फिर कुछ देर बाद वो किचन से चली गई। आखिरकार उनका भतीजा हार्दिक मेहरा मंजिल पहुंच चुका था। सबने उसे हाथों हाथ लिया। कभी कभी माही के दिल में ये ख्याल आता कि हार्दिक भी तो इस घर का बच्चा नहीं था, फिर उसे मामी से कितनी मोहब्बत और ममता मिलती थी। अगर उसके हिस्से में भी थोड़ी सी ममता आ जाती तो किसी का क्या चला जाता। लेकिन ये सोचकर वो दिल को सुकून देती, कम से कम मामा तो उससे प्यार करते हैं ना। वो सब बातें कर रहे थे जब माही किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसने चाय तैयार की और सबको परोसने के इरादे से डाइनिंग टेबल पर आई। हार्दिक की नज़र अचानक ही उस पर पड़ी थी और फिर नज़र हटाना ही भूल गया। पिछले 5 सालों में वो काफ़ी खूबसूरत हो गई थी। खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी, लेकिन इन 5 सालों में जैसे उस पर टूटकर रूप आया था। अरे वाह अनु, माही तो पहचान में ही नहीं आ रही। उसने धीरे से अनु के कान में फुसफुसाया, मगर सीमा जी सुन चुकी थीं। उनके अंदर गुस्से की एक तीव्र लहर उठी।
वो किसी भी हालत में इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती थीं, और अगर उनका भतीजा उसकी तरफ आकर्षित हो गया तो उसे बहू बनाना तो उनके लिए नामुमकिन था। खैर, वो कड़वा घूंट पीकर रह गईं। 2 दिन के बाद की बात थी। आज अनु के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, और अनु न जाने सुबह से न जाने कितने कपड़े बदल बदल कर खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसे एक ड्रेस पसंद आई, मगर उसने अपने कमरे का हाल बेहाल कर दिया था। माही ने नाव में सर हिलाते हुए कमरा समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक ही कमरा शेयर करती थीं। जब मेहमान आए तो माही ने अनजाने में ही उनके सामने आने से परहेज किया था। खुशकिस्मती से उन्हें अनु पसंद आ गई। देखिए, लड़की तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी और समझदार भी। बस हम तो जल्द से जल्द अब शादी करना चाहते हैं। सभी लोग उस वक्त तो लॉन्ज में मौजूद थे, बस माही ही किचन में उलझी हुई थी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरी बेटी तो भगवान बुरी नज़र से बचाए बहुत ही सुघड़ और संस्कारी है। सीमा जी के लहजे में अपनी बेटी के लिए मिठास टपक रही थी। हाँ अच्छा, अब आप लोग ये बता दें कि दहेज में क्या देंगे। और हाँ, मेरा बेटा पूरे ख़ानदान में इकलौता है, तो एक कार तो होनी चाहिए। उसकी होने वाली सास की आवाज़ में लालच साफ झलक रहा था। उनकी बात पर लॉन्ज में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेहरा साहब का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपस में बात करके आपको बता देंगे। सीमा जी ने तुरंत बात संभाल ली। मेहरा साहब ने उन्हें घूर कर देखा था। उन्हें ऐसे घर में बेटी देनी ही नहीं थी जो अपने मुंह से दहेज मांग रहे थे। लेकिन सीमा जी को रिश्ता बहुत पसंद आया था, और वो किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हाथ से निकलने देना नहीं चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने आंखों के इशारे से मेहरा साहब को खामोश कर दिया। खैर, लोग रिश्ता पक्का करके जा चुके थे, लेकिन उनके जाते ही मेहरा साहब और सीमा जी में जोरदार तकरार हुई थी। क्या ज़रूरत थी उन्हें वहीं पर हाँ कह देने की? कैसे मुंह उठाकर कार मांग रहे थे वो लोग। मेहरा साहब के शब्दों में दबा हुआ मगर गहरा गुस्सा था। तो क्या हो गया, हमारी बेटी है, अगर दामाद को एक कार तोहफे में दे देंगे तो क्या बुरा है। सीमा जी ने ऐसे कहा जैसे उनके लिए ये आम बात हो। मेहरा साहब ने संयम से उन्हें समझाने की कोशिश की। मेरा कारोबार इतना बड़ा नहीं कि एक ही बेटी पर पूरा दहेज उंडेल दूं। बाकी दोनों बेटियों को क्या दूंगा मैं? सीमा जी ने झट से पलटकर कहा था। बाकी कौन दोनों? हमारी तो बस 2 ही बेटियां हैं, और जब अनमोल की बारी आएगी तब तक तो हार्दिक की नौकरी भी लग चुकी होगी। जहाँ तक बात माही की है, तो उसकी माँ का जो था उसी से काम चलेगा। हमारे पास इतना नहीं कि उसे भी देते फिरें। ये सुनकर मेहरा साहब के भीतर खौलता हुआ गुस्सा उभर आया। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी बहन की बेटी है, और मैंने उसे अपनी सगी बेटी बनाकर पाला है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे खाली हाथ किसी अनजान घर भेज दूं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सीमा। वो गुस्से से भरकर बहस छोड़ते हुए उठ गए थे। कुछ दिनों तक घर में यही तूफानी माहौल रहा। अक्सर उनकी बहस छिड़ जाती। आखिरकार मेहरा साहब ने हार मान ली, क्योंकि सीमा जी का कहना था रिश्ता लाखों में एक है। ऐसी किस्मत बार बार दरवाजे पर नहीं आती। लड़के की अच्छी नौकरी है, इकलौता है, देखने में भी खूबसूरत है। सिद्दीकी साहब का कारोबार कुछ ठीक ठाक था। एक बेटी को कार देना संभव था, मगर बाकी 2 बेटियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। लेकिन असली तबाही तो तब आई जब उनकी फर्नीचर के कारखाने में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ, सब कुछ जलकर राख हो गया। उस सदमे ने जैसे उनकी आत्मा ही हिलाकर रख दी। उस भारी आघात को वो सह न सके और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्दिक उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागा था, लेकिन वो अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाए, और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मरने से पहले भी उनके होठों पर माही का नाम था, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने दिल में दबाए इस दुनिया से चले गए। पूरी मेहरा मंजिल पर जैसे कयामत टूटी थी। मेहरा साहब की मौत हुई थी, और वे हार्ट अटैक से अपनी ज़िंदगी की ओर लौट नहीं पाए थे। मेहरा साहब के जाने से माही को लगा जैसे वो दूसरी बार अनाथ हो गई हो। इस दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं रहा था। उधर अनु का रिश्ता भी टूट गया। उसके होने वाले ससुरालियों ने जहर उगल दिया कि ये तो मनहूस है। रिश्ता तय होते ही अपने बाप को खा गई। हमारे घर जाकर पता नहीं क्या तबाही मचाएगी। अनु बिल्कुल खामोश हो गई थी। रोते रोते उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि एक तरफ उसका पिता हमेशा के लिए चला गया, दूसरी तरफ रिश्ता टूटने की टीस थी जो असहनीय थी। खैर, वक्त का काम है गुजरना, और वक्त तो गुजरता जा रहा था।
इस गुजरते वक्त ने उनके जख्मों पर मरहम भी रख दिया था। सब कुछ रूटीन पर आ गया था। 6 महीने के बाद फिर अनु के लिए रिश्ता देखा गया, मगर वहां भी भारी भरकम दहेज मांगा गया और वो रिश्ता भी टूट गया। अनु अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे लगता था कि उसकी उम्र निकल रही है। वो भी लाखों लड़कियों की तरह हीन भावना का शिकार होने लगी थी। उस दिन सभी लोग लॉन्ज में बैठे चाय पी रहे थे जब हार्दिक ने अचानक अपनी बुआ से कहा, बुआ जी मैं सोच रहा था क्यों ना आप मेरी शादी माही से करा दें। उसके शब्द थे यह पिघलता हुआ गर्म शीशा। सीमा जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में जहर उंडेल दिया हो। वो गुस्से से पलट कर दहाड़ी थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो हार्दिक, मैं इस लड़की को कभी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से, और लड़की मैंने पसंद कर रखी है। मेरे बचपन की सहेली अनीता की बेटी पायल, वही सिर्फ मेरी बहू बनेगी। माही का नाम अपने दिमाग से अभी और इसी वक्त निकाल दो। मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सीमा जी का गुस्सा जैसे शिखर पर था। उन्हें पहले ही माही एक नज़र नहीं भाती थी, ऊपर से हार्दिक के मुंह से ऐसा सुनकर तो उनका खून खौल उठा था। अरे नहीं बुआ जी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अगर शादी घर में ही हो जाए तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, और आपको तो हमेशा की तरह फ्री में एक नौकरानी भी मिल जाएगी। हार्दिक जानता था कि उसकी बुआ किस तरह सोचती हैं, इसीलिए वो उन्हें उसी भाषा में मनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर सीमा जी कुछ पल के लिए सचमुच गहरी सोच में डूब गईं। अच्छा, मैं थोड़ा वक्त लेकर सोचती हूँ, फिर बताऊंगी, उन्होंने रुखाई से कहा। हार्दिक ने राहत की सांस ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे माही सचमुच पसंद आने लगी थी, और शुक्र था कि उसने अपनी बुआ का दिमाग ठीक से पढ़ लिया था। अगले ही दिन बात और उलझ गई, क्योंकि सीमा जी की सहेली को जब पता चला कि उनका भतीजा उनकी बेटी से नहीं बल्कि माही से शादी करना चाहता है, तो वो गुस्से से तमतमा कर रह गईं। वो अगले ही दिन सीमा जी के घर पर मौजूद थीं। सुनो, एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के का परिवार इतना अमीर है कि तुम सोच भी नहीं सकती। उन्हें तो बस एक लड़की चाहिए, वो भी बस नौकरानी के रूप में, जो उनकी हर बात सर झुकाकर मान ले। मैं तो कहती हूँ माही की शादी वहीं कर दो। बदले में इतनी मोटी रकम भी देंगे कि तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी आराम से हो जाएगी। सीमा जी देर तक सोचती रहीं। नौकरानी से बढ़कर पैसा था, और फिर हार्दिक का क्या पता। अभी तो कह दिया कि नौकरानी बनकर रह लेगी, लेकिन बाद में जोरू का गुलाम भी बन गया तो वो क्या कर लेंगी। और पैसा ही उन्होंने चुना था। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, और उनके हाँ कहते ही अनीता जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। वो जो रिश्ता लेकर आई थीं, अगर उस रिश्ते की हकीकत माही को पता चल जाती तो वो जहर खाकर मरना पसंद करती, लेकिन ये शादी कभी ना करती। सीमा जी भी अनीता जी के जाने के बाद खुशी खुशी माही के कमरे में आई थीं, और सीधे माही के सामने अपना फैसला फेंक दिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह रिश्ता ढूंढा है। बहुत अमीर लोग हैं, चिराग लेकर ढूंढे तब भी ऐसा घर और बर नहीं मिलेगा। बेहतर है कि शादी के लिए हाँ कर देना। तुम्हारे मामा तुम्हारा खर्च उठाते उठाते शमशान तक पहुंच गए हैं, मगर तुम्हारे खर्च हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं तुम्हारे दहेज की तैयारियां करूं, और मेरे घर में 2 जवान बेटियां और हैं। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए बेहतर है कि शादी करो और मेरी जान छोड़ो। आज सीमा जी का लहजा नफरत, तिरस्कार और घृणा से भरा हुआ था। माही समझ ही न पाई कि आखिर मामी उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी, इतना अमीर रिश्ता उसके लिए क्यों लाई थी। अगर रिश्ता इतना ही अमीर है, इतना ही अच्छा है, तो वो अनु का रिश्ता वहाँ क्यों नहीं कर देती। मगर उसने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। जैसा आपको ठीक लगे मामी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बचपन से ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। वो हमेशा से ही सबके कहे पर सिर झुका देती थी। माँ बाप के बिना पली बड़ी लड़कियों में खुद की रक्षा करने की ताकत भी कम होती है। वैसे भी वो अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसे लगा कि शादी के लिए हाँ कर देना ठीक है। उसे न हार्दिक की पसंद से कोई मतलब था, न इस घर की बहू बनने से। असल में हार्दिक तो काफ़ी समझदार था। उसने कभी कोई गलत या दबाव वाली बात कही नहीं थी। उसने तो शादी की इच्छा भी केवल अपनी माँ के सामने जताई थी, वरना माही तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। सीमा जी ने हार्दिक को ये बताया तो वो हैरान रह गया। अरे भाई, उसने साफ कह दिया कि तुम्हें वो बचपन से भाई मानती आई है और ये शादी कभी नहीं करेगी। वैसे भी तुम्हारी अनीता आंटी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, काफ़ी अमीर घर है, तो मैं वहीं शादी करवा रही हूँ उसकी, और वो भी राजी है। हार्दिक का दिल टूटा, पर वो चुप हो गया। जब लड़की ही राजी नहीं तो उसने भी अपने कदम पीछे खींच लिए।
वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। और फिर वो दिन भी आ गया जब माही एक अजनबी शख्स की पत्नी बनकर उसके कमरे में बैठी थी। उधर मेहरा मंजिल वालों के तो हालात ही बदल गए थे। उन्हें बहुत सा पैसा मिला था, और ये पैसा क्यों दिया गया था इस बात से सिर्फ सीमा जी परिचित थीं। अब माही घबराई हुई सी बैठी हुई थी। खुद पर काबू पाते हुए उसने एक नज़र उठाकर कमरे को देखा था। बेहद खूबसूरत कमरा था, कीमती सामान से सजा हुआ। अपनी शान शौकत खुद बता रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि भला मामी ने उसकी शादी इतने अमीर घर में कैसे कर दी, वो भी बिना किसी दहेज के। हो सकता है लड़के वाले मेरी खूबसूरती की वजह से रिश्ते पर राजी हो गए हों। ये सोचकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। आज से पहले उसे अपनी खूबसूरती सिर्फ अपने लिए एक मुसीबत लगती थी, क्योंकि इस खूबसूरती की वजह से उसे मामी के भी ताने मिलते और अनमोल के भी। ऊपर से मोहल्ले के आवारा लड़के भी उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर लाइन मारने की कोशिश करते थे। हालांकि वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी, लेकिन सीमा जी का सारा शक उसी पर जाता था कि तुमने शह दी होगी तभी लड़के तुम्हारे पीछे आते हैं, वरना मेरी अपनी 2 बेटियां भी हैं। मेरी बेटियों को तो कभी किसी ने ऐसे पीछा नहीं किया। लेकिन आज आज उसे अपनी खूबसूरत होने पर थोड़ी सी खुशी हुई थी कि कम से कम उस नर्क जैसी जिंदगी से निकलकर वो इस जिंदगी तक पहुंची थी। और यकीनन जिस लड़के ने उसे बिना दहेज के अपनाया था तो वो भी उस पर अपनी सच्ची मोहब्बत निछावर करेगा। वो बिना देखे ही अपने हमसफर के सपने सजाने लगी थी। शादी के वक्त उसने एक नज़र उठाकर दूल्हे को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त दूल्हे के चेहरे पर फूलों का सेहरा पड़ा हुआ था। हालांकि उसने एक नज़र उसे देखा था तो उसकी नज़र दूल्हा के खूबसूरत हाथों पर पड़ी थी, जिनमें एक ब्रांडेड घड़ी बंधी हुई थी। हाथों से ही अंदाजा लगा सकती थी कि उसका दूल्हा किस कदर हैंडसम हो सकता था। वो अपने ख्यालों में बुरी तरह गुम थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और माही का दिल अजीब से अंदाज में धड़क उठा। मामी ने तो यही कहा था कि लड़का बहुत खूबसूरत है और बहुत ही नरम मिजाज, कम बोलने वाला, मगर फिर भी माही को एक नेचुरल घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने अब तक अपने पति को देखा ही नहीं था। वो कदम कदम चलते हुए बिस्तर तक आ रहा था और माही का दिल घबराहट से कांप रहा था। उसके चेहरे पर घूंघट था। वो चेहरा और झुका गई। वो उसके पास बिस्तर पर बैठ चुका था। वो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कई पल तक खामोश बैठा रहा कि अचानक उसने माही का हाथ पकड़ लिया और माही की हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। वो उसके मेहंदी से सजे हाथ को गौर से देख रहा था, फिर उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। पूरे कमरे में चूड़ियों की खनखनाहट गूंजने लगी। माही को हैरानी हुई, क्योंकि वो सिर्फ वो चूड़ियों से खेलने में बिजी था, कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ पल के बाद वो जोर से खिलखिलाकर हंसा और माही हैरत में पड़ गई। वाह, ये बैंगल्स कितनी प्यारी हैं, क्या मैं रख लूं? उसने किसी बच्चे की तरह पूछा और माही को एक जोरदार झटका लगा था। उसे उसकी मानसिक हालत पर शक हुआ। उसने एक झटके से घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत, हैंडसम और मजबूत कद काठी का मर्द बैठा हुआ था। उसकी खूबसूरत काली आंखों में एक खास चमक थी और ये चमक यकीनन उन चूड़ियों को देखकर आई थी जिसे वो अब भी खेल रहा था। उसे उस व्यक्ति की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सामने वाले की पकड़ और भी मजबूत हो गई। प्लीज, मैं इनसे खेलूंगा, बस, किसी नन्हे बच्चे की तरह सवाल पूछता वो आदमी माही का दिमाग सुन्न कर गया। माही ने बेहद हैरत और अविश्वास से उस व्यक्ति को देखा। वो सचमुच बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे उसने हाथ छोड़ा, सामने वाले के चेहरे पर गहरी उदासी उभर आई। प्लीज दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, वो उससे जिद करने लगा जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। और माही पर जैसे पहाड़ टूट पड़े। आप होश में तो हैं? उसने अविश्वास से पूछा। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा हाथों से उठाकर माही को देखा, फिर अपनी नाक पर आए चश्मे को ऊपर सरकाकर ठीक किया। वाह दुल्हन, तुम कितनी प्यारी हो। उसने अपने हाथों से ताली बजाकर तारीफ की और माही को लगा जैसे जमीन में गड़ गई है। ये उसके साथ किस्मत ने कैसा मजाक किया था, इतना बड़ा धोखा। उसे मामी ने कहाँ फंसा दिया। मामी सब जानती थी, इसीलिए तो कह रही थी कि बस एक बुराई है, एक ऐब है, और उस एक ऐब को तुम नज़रअंदाज कर सकती हो कि आखिर इतना अमीर जो है। और आज माही को समझ आया कि वो कौन सा ऐब था। माही को अचानक ही घबराहट होने लगी। उसने ये तो नहीं सोचा था, क्या वो इतनी गिरी हुई और बेमोल थी कि उसकी किसी पागल से शादी कर दी गई थी। वो अब उसकी चूड़ियों से खेलते खेलते उसके हाथ को छूने लगा था और माही ने देखा
कि उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदले थे। भले उसका दिमाग बच्चों वाला था, लेकिन वो एक जवान मर्द था। और जब उसने माही को टच किया तो उसके अंदर भी जज्बात जागे थे। चेहरे पर, आंखों में एक अजीब सी खुमारी छाई थी, जिसे देखकर माही की जान गले में आई। अब उसने अपना हाथ माही के गाल की तरफ बढ़ाया था और इससे पहले कि वो मर्द उसके करीब आता, वो घबराकर एकदम पीछे हट गई। प्लीज दूर रहें मुझसे। उसकी आवाज़ कांप उठी थी। क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हारा ये झुमका देख रहा था, और तुम्हारे होंठों पर लगा ये रंग भी कितना खूबसूरत है। मुझे छू कर देखना है। मैं ऐसा ही कलर अपनी ड्राइंग बुक में बने गुलाब में भरना चाहता था, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया था। तुम्हारे पास है ये कलर? मुझे दोगी ना? उसने बच्चे जैसी फरमाइश की थी, और माही का दिल चाहा कि वो अपना सिर किसी दीवार पर दे मारे। उसके साथ ये क्या हो गया था? उसे किसी पागल के मत्थे मर दिया गया था। अभी वो कुछ समझ पाती कि उसने माही के होंठ को अपने अंगूठे के पोरे से छू लिया था, और माही के पूरे बदन में एक बिजली सी चमक उठी थी। वो बिदक कर दूर हटी। कहा ना, प्लीज दूर रहो। वो घबराते हुए उठकर खड़ी हुई थी, फिर अपना लहंगा मुश्किल से संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ी। रुक जाओ दुल्हन, अगर बाहर गई ना तो चाची बहुत मारेंगी। उन्होंने कहा था अगर तुम्हारी दुल्हन कमरे से बाहर निकली या उसके चीखने की आवाज़ आई तो दोनों को मारूंगी। उसके ये शब्द ऐसे थे कि हैरानी में छुपे नस्तर, जैसे माही के कदम दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते जड़ हो गए थे। उसने फटी फटी निगाहों से पलटकर उसे देखा, फिर उसे याद आया कि आखिर वो जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। मामी की बातें उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह गूंजने लगीं। एक बात याद रखना माही, कोशिश करना कम से कम हमारे घर आओ, बल्कि आना ही मत। शादी के बाद लड़कियों का असली घर ससुराल होता है। बस भाई, मैंने तुम्हारा फर्ज पूरा कर दिया, अब मेरी दहलीज पर कभी वापस मत आना। वो वापस पलट आई। उसका तो इस दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं था। मामा वैसे ही चले गए थे और मामी वो तो उससे वैसे ही मुंह मोड़ चुकी थीं। बचपन से ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना उसे किसी ने नहीं सिखाया था, और सिखाता भी कौन? माँ बाप तो थे नहीं। मामा ने बस सिर पर प्यार से हाथ रख दिया और पाल दिया। और जिन बच्चों के माँ बाप ना हों, चाहे वे महलों में ही क्यों न पले हों, उनके अंदर हीन भावना बहुत होती है। उनके अंदर सेल्फ डिफेंस भी बहुत कम होता है। वो अपना टूटा हुआ दिल वापस लिए मुड़ गई। क्या करती? इतनी दौलत का क्या करती? इस खूबसूरत और अमीर आदमी का क्या करती, जब उसका दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं था? उसे कहाँ फंसा दिया गया था? वो वापस बैठ के किनारे पर आकर बैठ गई। क्या हुआ दुल्हन? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? चाची ने तो कहा था तुम मेरी दोस्त हो। वो उसके पास आता धीरे से उसके घुटने पर हाथ रखकर पूछ रहा था। उसके स्पर्श से माही के जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। वो तुरंत उसे पीछे धक्का देती बेड से उठकर खड़ी हुई। खबरदार, खबरदार अगर मेरे करीब आए। गुस्से से उसे डांटती हुई वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। अंदर बंद होते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि वो पीछे से आवाज़ें लगा रहा था। दुल्हन, दरवाज़ा खोलो। इतनी ठंड में रात को कौन नहाता है? वरना बीमार पड़ जाओगी और डॉक्टर एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा देगा, जैसे मुझे लगाता है। लेकिन वो सुन कब रही थी? उसका तो पूरा दिमाग जैसे साए साए कर रहा था। दीपक रॉय एक अमीर रईस ज़्यादा था। उसके माँ बाप कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। 30 साल का आकर्षक, खूबसूरत और बेहद हैंडसम मर्द था, मगर 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसने अपनी याददाश्त खो दी। उसका दिमाग बिल्कुल एक बच्चे जैसा था। यही वजह थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर हैरानी तो माही को हो रही थी कि कैसे इस पागल की शादी कर दी गई थी, जिसका दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा था। मामी ने उसका सौदा किया था। इतनी बड़ी साजिश वो कैसे कर सकती थी? वॉशरूम में खड़ी वो काफ़ी देर तक रोती रही, फिर अपना चेहरा धोकर कपड़े बदले, साधारण से सूट में बाहर निकली और सोफे पर जाकर लेट गई। दीपक बेचैनी से बेड पर बैठा हुआ था, शायद उसके बाहर आने का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन माही ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। कितनी ही देर तक वो उसे देखता रहा, फिर उठकर उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ हिलाया। तुम मुझसे नाराज हो गई हो? उसने उदास लहजे में पूछा। माही ने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो उसने देखा दीपक की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी मनपसंद चीज न मिलने पर इमोशनल हो जाता है। ठीक वैसे ही एक पल के लिए माही को उस पर तरस आया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में फिर गुस्सा भरा था। प्लीज जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे तंग मत करो। वो बेहद गुस्से से तेज आवाज में बोली थी। उसके लहजे में कण भी नरमी नहीं थी। उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी, वो नरमी क्या करती? वो अचानक सहम गया।
उसके चेहरे पर डर के साफ भाव उभर आए। वो वापस मुड़ा और जाकर बेड के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक माही उसे देखती रही और फिर सिर झटककर दूसरी तरफ मुड़ी और करवट लेकर आंखें बंद कर लीं। अगले दिन सुबह किसी चीज के टूटने की आवाज से उसकी आंख खुली। वो घबराकर तुरंत उठ बैठी। उसने देखा कमरे में एक नौकरानी खड़ी थी और चिल्ला चिल्लाकर दीपक पर गुस्सा कर रही थी। दीपक ने दूध का गिलास उठाकर नीचे पटक दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिलास तोड़ने की? इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? ये एक नौकरानी थी और ऐसे अंदाज में बात कर रही थी। माही को जोर का झटका लगा कि एक नौकरानी अपने ही घर के मालिक के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर रही है। दीपक डरा सहमा खड़ा था। एक ही झटके में वो उसके पास पहुंची, दीपक को अपने पीछे किया और खुद आगे आकर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें तमीज नहीं अपने मालिक से बात करने की? वो गुस्से से बोली। दीपक ने डर के मारे उसका बाजू पकड़ा हुआ था और उसका दुपट्टा जो गले में था उसका पल्ला भी पकड़ लिया। ओ हेलो मैडम, ये हमारा कोई मालिक नहीं है। हमारे मालिक सिर्फ बड़े साहब और बड़ी मालकिन है। वो यकीनन दीपक के चाचा संजय रॉय और उनकी बीवी मीरा रॉय की बात कर रही थी। ये यहाँ नौकर है बस, और आज से तुम भी नौकरानी हो। तुम्हारी भी यही औकात है। माही का दिल तो चाहा कि उसे एक थप्पड़ मार दे, मगर उसने खुद को रोक लिया। उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसे नौकर भी होते हैं। निकलो यहाँ से अभी और इसी वक्त, और आज के बाद कमरे में बिना नॉक किए मत आना। शायद आज पहली बार माही को इतना गुस्सा आया था। बल्कि मेरे कमरे में दोबारा दाखिल होने की हिम्मत भी मत करना। बहाव में कब उसके मुंह से मेरे कमरे निकला था उसे पता ही न चला। उसने गुस्से में चिल्लाकर कमरे की तरफ, दरवाजे की तरफ इशारा किया। नौकरानी उसे घूरती हुई बाहर निकल गई। वो पलटी और एक अफसोस भरी नज़र दीपक पर डाली। उसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों जैसा डर था। तुमने मुझे उस गंदी आंटी से बचाया, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं होना? उसने बहुत मान से पूछा। माही ने नामे सर हिलाया। मैं तो खुद से नाराज हूँ, किसी और से क्या नाराज होना? वो धीमी आवाज में बुदबुदाई। वो अचानक खुश हुआ और उसके करीब आया। मुझे ना पराठा और ऑमलेट खाना है, तुम बनाकर दोगी ना? उसके दुपट्टे के पल्लू को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए वो फरमाइश कर रहा था। माही को अनायास उस पर तरस आया और हमदर्दी भी। जो कुछ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ था उसमें इस मासूम की तो कोई गलती नहीं थी ना। फिर अपना गुस्सा उस पर निकालना भी गलत था। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ। वैसे भी वो घर के कामों में माहिर थी। उसने कभी घर के कामों से मुंह नहीं मोड़ा था। काम करना उसके लिए चुटकियों का खेल था। आप यहाँ बैठो और कमरे से बाहर मत निकलना, मैं लेकर आती हूँ। उसे समझाती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। वो घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा महल था। वो इधर उधर देखते हुए किचन ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र मीरा जी पर पड़ी। वो उसके करीब आई और सर से लेकर पैर तक उसे अजीब तंजिया नज़रों से देखा था। ये नई शादी के चौंचले करने की ज़रूरत नहीं है। उस पागल की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे सिर पर है। आज के बाद अगर उसने घर का कोई भी कीमती सामान तोड़ा तो उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। सख्ती से वार्निंग देती हुई वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गई। माही तो बस हैरान होकर उन्हें देखती रह गई थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो दीपक की चाची हैं। इतना घमंड न जाने उन्हें किस बात का था। वो सिर झटक कर किचन में दाखिल हुई। बाहर नौकरानियां खड़ी काम कर रही थीं। उनकी तरफ देखे बिना ही माही ने खुद ही सारा सामान ढूंढना शुरू कर दिया। फिर पराठा और ऑमलेट बनाकर ट्रे में रखते हुए वो कमरे में दाखिल हुई तो वो अच्छे बच्चे की तरह बेड पर सिमटा बैठा था। माही ने उसके सामने ट्रे रखी। उसके चेहरे पर खुशी के हाव भाव साफ दिख रहे थे। अरे वाह, इतना टेस्टी! वो एकदम खुश होकर ताली बजाने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे खुश होते हैं। माही को समझ नहीं आया कि अपनी किस्मत पर हंसे या रोए। किस्मत ने उसके साथ कैसा बेहुदा मजाक किया था। शादी के नाम पर एक पागल व्यक्ति को संभालना ये इतना आसान नहीं था। मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। अचानक ही उसने माही का हाथ हिलाया तो माही अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे न जाने क्यों एक अजीब सी शर्म आई, मगर फिर सोचा है तो आखिर उसका पति ही। वो हाँ में सर हिलाती छोटे छोटे निवाले बनाकर उसके मुंह में डालने लगी और वो खुश होते हुए खा रहा था। एक आंसू उसकी आंख से फिसलकर गाल पर लुढ़क आया तो सामने वाले ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर उसका आंसू साफ कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी हो और अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं दुल्हन। उसके दुल्हन कहने पर अनचाहे ही माही हंस पड़ी। मैं दुल्हन नहीं हूँ, मेरा नाम माही है, ओके? क्योंकि उसे लग रहा था इस वक्त वो सादे कपड़ों में है। नहीं ना, तुम तो मेरी दुल्हन ही हो। और माही कई पल तक उसकी बात पर हंसती रही। उसकी बातें ही ऐसी थीं कि माही को हंसी आ रही थी। ओके ठीक है, मैं आपकी दुल्हन, लेकिन आप मुझे माही कहकर बुलाना।
वो भी जैसे मान गई। वक्त गुजरने लगा। वो हर रोज सुबह से शाम तक सिर्फ दीपक का ख्याल रखती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती। कभी कभार जब वो गुस्से में नौकरानियों पर चिल्लाता तो नौकरानियां उस पर हाथ उठाने से नहीं कतराती थीं, और इन सब में माही को बहुत तकलीफ होती थी। एक रात माही किचन में शायद पानी लेने आई थी। उसने देखा कि नौकरानी दूध के गिलास में छुपकर कोई गोली मिला रही थी। माही जल्दी से वहीं पीछे होकर छुप गई। नौकरानी ने गिलास ट्रे में रखा और सीधे उनके कमरे में आई और वो दूध का गिलास दीपक के पास साइड टेबल पर रख दिया। नौकरानी के कमरे से बाहर निकलने के बाद माही फौरन कमरे में गई और दीपक के पीने से पहले ही उसने वो दूध का गिलास फेंक दिया। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। अगर दीपक को कुछ दवाइयाँ देनी थी तो ये दवाइयाँ छुपाकर दूध में मिलाने की क्या जरूरत थी। अब हर रोज रात को यही होने लगा। नौकरानी जो दूध का गिलास लेकर जाती वो उसे फेंक देती और सबसे छुपकर दूसरे दूध का गिलास दीपक को पिलाने लगी। माही ने वो सारी दवाइयां भी बंद कर दी जिन्हें देने के लिए शुरू दिन से ही मीरा जी ने उससे कहा था। अब वो पहले से भी ज्यादा दीपक के खाने का ख्याल रखती। उसे शक हो रहा था कि ये लोग खाने पीने की चीजों में भी दीपक को पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां देते हैं। गुजरे अरसे में मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर उसे दीपक के साथ हमदर्दी जरूर हो गई थी। वो उसका एक दोस्त था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा जी ने अपनी सहेली की बेटी की शादी हार्दिक से कर दी थी, मगर उनकी मनपसंद बहू ने तो एक ही हफ्ते में सास को अपनी असलियत दिखा दी। वो काफी मुंहफट और बदतमीज थी। सीमा जी ने भी हार्दिक से उसकी शिकायत की। तुम्हारी बीवी को अपने बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है हार्दिक। और हार्दिक ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मैं क्या कह सकता हूँ बुआ जी, आपकी पसंद थी, आपने अपनी मर्जी से मेरी शादी उससे करवाई है। अब भुगतें, इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं। आप मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कर सकती। वो तो साफ साफ हरी झंडी दिखा गया और सीमा जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने ऐसी बदतमीज लड़की को अपनी बहू बना लिया। माही कितनी समझदार और सलीकेमंद थी, कभी उनके सामने जरा भी जबान नहीं चलाती थी, मगर अब वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती थीं क्योंकि उन्होंने खुद हीरा अपने हाथों से गवा दिया था। माही किचन में उस दिन काम कर रही थी जब उसने नौकरानी को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। वो तुरंत डरकर किचन से कमरे से भागी, जहां लाखों का शोपीस जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? नौकरानी एक डंडे से उसे मार रही थी। माही को बहुत गुस्सा आया। उसने एक झटके से नौकरानी के हाथ से वो डंडा खींचा। खबरदार, आज के बाद अगर तुमने मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। माही गुस्से से चीखी थी। शोर सुनकर चाची भी आ गईं। इतना ही पति का एहसास है तो भरो इस लाखों के कीमती बाज के पैसे। काफी नफरत और तिरस्कार से उन्होंने दांत पीसे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, माही ने कुछ विनम्रता से कहा। पैसे नहीं है मगर हुनर तो है ना, कल से तुम बुटीक पर आओगी। मैंने सुना है तुम्हें काफी अच्छी फैशन डिजाइनिंग आती है। और माही तो बस उन्हें देखकर रह गई। अगर चाहती हो तुम्हारा ये पति इस घर के किसी कोने में पड़ा रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। माही ने एक नज़र दीपक के हाथ पर डाली जो डंडे लगने की वजह से लाल हो चुका था, और फिर चुपचाप सिर झुका दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके हाँ कहते ही मीरा जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, एक शैतानी मुस्कान। ये बात उन्हें सीमा जी से पता चली थी कि माही ने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें नौकरानी की तरह उससे इस काम में भी फायदा उठाया जाए। उस दिन के बाद से माही रोज उनके साथ जाने लगी। वो अपने सारे डिजाइन उन्हें बनाकर देने लगी और मीरा जी उसके डिजाइनों को बहुत ही माहिर तरीके से अपने नाम से बेचने लगी। एक एक डिजाइन लाखों का था। माही सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिलहाल वो और दीपक उनके रहमो करम पर जी रहे थे। वो शाम को घर वापस आती तो दीपक कमरे में मौजूद होता। वो उसका खाना बनाकर दे जाती थी और रात को लौटकर फिर खाना बनाकर खिलाती और उसे सख्ती से कहकर जाती थी कि वो कमरे से बाहर ना निकले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नौकरानियां दोबारा उस पर हुक्म चलाएं या उस पर हाथ उठाएं। दीपक उसकी बात मानता भी था, कमरे में ही रहता और टीवी पर कार्टून देखता था, लेकिन माही के आने तक वो कमरे का और खुद का ऐसा हाल बना लेता जिसे देखकर माही का मन करता अपना सर पीट ले। कई घंटे लगाकर वो कमरे की और उसकी हालत सही करती थी। उस दिन भी वो उसके लिए केक बनाकर रख कर गई थी कि दिन में भूख लगे तो खा लेना। और जब वो लौटी तो दीपक ने सारा केक बेड की चादर पर फैला रखा था और कुछ केक सोफे पर, और खुद भी पूरी तरह गंदा हुआ पड़ा था। ये देखकर माही का दिमाग घूम गया।
पहली बार उसने दीपक को बुरी तरह डांटा था और उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में ले आई। उसे डांटते हुए वो उसकी शर्ट उतार चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल धड़क उठा था। ब्लैक सैंडो में उसका चौड़ा सीना, मजबूत कंधे देखकर अनचाहे ही माही के गाल दहकने लगे थे। कुछ भी कहो, वो एक जवान लड़की थी और सामने खड़ा वो खूबसूरत सा मर्द उसका पति। आज से पहले उसने कभी दीपक के कपड़े चेंज करने में हेल्प नहीं की थी, क्योंकि ये काम एक मेल नौकर का था। दीपक के सारे पर्सनल काम वही करता था। माही सिर्फ उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। क्या हुआ माही, तुम रुक क्यों गई? ये देखो, चॉकलेट यहाँ पर भी लग गई थी। मैंने साफ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन और भी गंदा हो गया। उसने अपने दाएं गाल की तरफ इशारा किया था। इसे भी साफ कर दो ना, प्रॉमिस आगे से गंदा नहीं करूँगा, वो बहुत मासूमियत से बोला था। माही ने जल्दी से अपने आप को संभाला और फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसका मुंह साफ करने लगी। फिर तौलिया से उसका मुंह साफ करके वो उसे बाहर लेकर आई थी। अब एक तरफ कुर्सी पर बैठो, मैं कमरा साफ करती हूँ। वो जल्दी जल्दी कमरा साफ करने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे दीपक लगातार उसे ही देख रहा था। और जब उसने नज़र उठाकर देखा तो दीपक जल्दी से अपने गेम में बिजी हो गया था। माही ने सर झटका जल्दी जल्दी कमरा साफ किया था। वो कमरे से बाहर जाने लगी जब दीपक ने आवाज़ लगाई, माही शर्ट तो पहना दो। अब उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से बिना शर्ट के बैठा हुआ था। उसने कबर्ड से एक शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। लो पहन लो। मुझसे नहीं पहनी जाती, प्लीज़ तुम पहना दो। दीपक, इतना मुश्किल काम नहीं है शर्ट पहनना, ये तुम खुद भी पहन सकते हो। शायद उसके करीब जाने से वो झिझक रही थी, जबकि दीपक ने मुंह बनाते हुए उससे शर्ट ले ली और पहनने लगा। उसने शर्ट तो पहन ली थी, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहा था। मजबूरन माही को आगे बढ़कर उसके बटन लगाने पड़े और अपनी तेज होती धड़कन को संभालते हुए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। दीपक ने जाती हुई माही के पीठ को देखा और फिर दोबारा से अपने गेम में बिजी हो गया। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, मगर वो कहीं वापस भी नहीं जा सकती थी। उसके पास वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं। सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। सिर्फ यही एक ठिकाना था। वो अब भी सोफे पर ही सोती थी और दीपक बेड पर। अक्सर रात को उसे महसूस होता जैसे कोई उसके पास आया है। तेज परफ्यूम की खुशबू भी आती, मगर इसे सिर्फ अपना वहम समझती थी। उसके कमरे में भला कौन इतना तेज परफ्यूम लगाकर आ सकता था? सुबह जब उठती तो दीपक बिल्कुल वैसे ही सो रहा होता जैसे वो रात को देखती थी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे लगता था उस पर कोई नज़र रख रहा है। वो उस समय किचन में काम कर रही थी जब मीरा जी का इकलौता बेटा 25 साल का आनंद किचन में दाखिल हुआ। माही को किचन में काम करते देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाभी जी, क्या कर रही हैं? शैतानियत से कहते हुए वो उसके करीब आया। माही खुद में सिमट गई, क्योंकि उसकी नज़रें बेहद गंदी थीं, जिसे माही महसूस कर सकती थी। औरत वो चीज़ है जिसे हर मर्द की उठती नज़र पहचान हो जाती है कि वो नज़र कैसी है, सम्मान भरी है, मोहब्बत भरी है या फिर हवस से भरी हुई है। और आनंद की नज़रें तो बिल्कुल भी सम्मान वाली नहीं थीं। उसने अपना दुपट्टा कंधों के आसपास अच्छे से फैलाया। वो उस समय दीपक के लिए खाना बना रही थी। अरे भाभी जी, ऐसी भी क्या बात? आप तो हमारी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती। वो बात करते हुए उसके और करीब आया। ये क्या बदतमीजी है आनंद, दूर रहकर बात करो। माही एकदम घबराकर पीछे हट गई। अरे ऐसा भी क्या डर भाभी जी? आपका तो वो पागल पति आपकी खुशी का ध्यान रखता नहीं होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हैं। शैतानियत से आंखें झपकते हुए वो और भी पास आया और माही और ज़्यादा डरते हुए पीछे की ओर हटने लगी। न जाने कहाँ से दीपक किचन में दाखिल हुआ था और अपने हाथ में मौजूद खिलौना कार उठाकर उसके सर पर दे मारी। आह! आनंद एकदम से चीख उठा। उसका ध्यान बटा तो माही तुरंत वहां से हटी और न जाने क्यों दीपक के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आज वो उसी के पीछे सुरक्षित महसूस कर रही थी, उस शख्स के जो रिश्ते में उसका पति था, लेकिन जिसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। क्या ऐसा ही एहसास होता है? क्या ये ऐसा रिश्ता होता है कि लड़की को अपने पति के साथ ही सुरक्षा का एहसास होता है? आज माही सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो गुस्से से दीपक की तरफ पलटा। इससे पहले कि वो दीपक को मारने की कोशिश करता, माही बीच में आ गई। खबरदार, अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि वो हर बार दीपक की रक्षा इतनी मजबूती से कैसे कर लेती है। उसके अंदर अचानक ये ताकत कहाँ से आ जाती थी? वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और कड़वा घूंट भरता हुआ किचन से निकल गया।
तुम ठीक हो? उसने बड़े प्यार से माही की आंखों में नमी देखते हुए पूछा था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। उसका हाथ पकड़कर उसने धीरे से थपथपाया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने उसे मारा क्यों था? माही हैरान हुई कि दीपक को कैसे पता चला वो उसे तंग कर रहा है। जाहिरी तौर पर आनंद ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि देखने वाला ये समझ पाता कि आनंद उसे परेशान कर रहा है, और दीपक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी अकल सिर्फ एक बच्चे की थी। क्योंकि मैंने देखा था आप उससे डर रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने सपने में राक्षस से डर जाता हूँ। इसीलिए मैंने उस राक्षस को मारकर भगा दिया। अपनी बात कहकर वो खुद ही ताली बजाकर हंसने लगा। और हम दोस्त हैं ना, और दोस्त ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं, उसने गंभीर लहजे में कहा। कितनी ही देर तक माही उसकी आंखों में देखती रही। एक पल के लिए उसे लगा ही नहीं कि दीपक कोई बच्चा है। अचानक कुछ जलने की गंध आई तो उसे एहसास हुआ कि खाना जल रहा है। वो तुरंत मुड़ी और चूल्हा बंद कर दिया। खाना प्लेट में निकाला। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा है, और वे नज़रें माही के आर पार हो रही हैं। माही ने हैरानी से मुड़कर देखा, मगर किचन पूरी तरह खाली था। दीपक भी शायद कमरे में जा चुका था, मगर यह एहसास तो उसे हर रात महसूस होता था। माही को अचानक डर लगने लगा। न जाने वो किसकी नजरें थीं। इस घर में दीपक के अलावा आनंद ही जवान लड़का था या उसके चाचा थे, मगर वे काम के सिलसिले में कम ही घर पर आते थे। माही को यहाँ आए शायद 3 महीने हो गए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि दीपक का व्यवहार बदल रहा है। वो कितनी ही देर खामोश बैठा कुछ सोचता रहता, मगर जैसे ही नौकरानी या घर का कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखता, वो फिर बच्चों जैसी हरकतें करने लगता। क्या वो ठीक हो रहा था? माही को ऐसा महसूस होता कि शायद वो ठीक हो रहा है, मगर फिर वो अपने वहम को झटक देती। अगर वो ठीक हो रहा होता तो माही को तो महसूस हो ही जाना था, मगर अब तक उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। रात के 8 बज चुके थे। वो दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा बंद किया तो देखा कि दीपक कोई मूवी देख रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे हैरानी हुई कि वो आज कार्टून की बजाय मूवी देख रहा है। हाँ ना, बहुत अच्छी है माही, तुम भी यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उसने माही का हाथ पकड़कर अपने पास बिस्तर पर बिठा लिया। आज से पहले उसने ऐसा नहीं किया था। न जाने क्यों माही को अजीब लगा, मगर वो बैठ गई। कुछ ही मिनट गुजरे थे जब मूवी में एक सीन आया जहाँ पति अपनी पत्नी के माथे पर किस कर रहा था। वाह, कितना प्यारा है ना, प्लीज मुझे भी करना है। उसने एक ही पल में अपनी फरमाइश जाहिर की, और माही सिर से पैर तक लाल पड़ गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। अपनी हालत काबू करती वो कुछ गुस्से से बोली। क्यों नहीं कर सकता? तुम दुल्हन हो मेरी, और दुल्हन को तो हक भी कर सकते हैं, किस भी कर सकते हैं, उसने क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा। फिर वो माही के करीब हुआ, घुटनों के बल बैठा। इससे पहले माही कुछ सोचती या समझती, वो उसके माथे पर अपने होंठ रख चुका था। माही ने अचानक ही अपनी आंखें बंद करके उस स्पर्श को महसूस किया था। उसे लगा जैसे सालों बाद किसी ने उसके शरीर में सुकून उतारा हो। उसका स्पर्श इज्जत और मान जैसा था। माही ने झट से अपनी आंखें खोल दी और तुरंत उससे दूर हुई। चलो टीवी बंद करो, बहुत देख ली मूवी, और ऐसे सीन नहीं देखते। उसे डांटते हुए माही सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसने देखा कि दीपक नाराजगी से मुंह फेर चुका था। क्या हुआ, अब नाराज क्यों हो गए? वो हैरानी से उठकर बिस्तर तक आई। मुझे अकेले बेड पर डर लगता है, तुम आज से मेरे साथ सोगी। उसकी बात सुनते ही माही के कानों से धुआं निकलने लगा। ये मुमकिन नहीं, वो तुरंत बोली। लहजे में गुस्सा भी था। तो जाओ, दीपक तुमसे बात नहीं करेगा। वो गुस्से से मुंह फेर गया। माही को उम्मीद थी कि वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो आराम से सोफे तक गई और लेट गई। काफी देर तक उसने अपने हाथ आंखों पर रखे रहे, लेकिन न टीवी बंद हुआ न कमरे की लाइट। आखिरकार झुंझलाकर उसने हाथ चेहरे से हटाया। वो अभी तक उसी तरह नाराज होकर मुंह फेरे बैठा था। ये क्या बचपना है दीपक? फिर उसे याद आया वो बच्चा ही तो है। वो उठ कर बैठी। क्यों तंग कर रहे हो? उसने बेबसी से पूछा। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, तुम अच्छी दोस्त नहीं हो। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और माही बेबस हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो इस व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, लेकिन वो कैसे उसके साथ एक ही बिस्तर शेयर करे। उसका दिमाग अजीब ही सोचों में घिरने लगा था। फिर उसने टीवी बंद किया, कमरे की लाइट ऑफ की और बिस्तर की तरफ बैठ गई। चलो अब आ गई हूँ, अब सो जाओ। मगर दीपक ने इनकार में सर हिलाया। तुम्हारा क्या भरोसा,
मेरे सोने के बाद चली जाओगी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, जैसे घर के बाकी लोग पसंद नहीं करते। सब मुझे मारते हैं। तकलीफ भरे लहजे में कहते हुए उसने माही की सांस रोक दी। एक पल के लिए माही को लगा जैसे अब वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। क्या इस इंसान के अलावा दुनिया में कोई ऐसा था जिसे वो पसंद करती हो? सिर्फ यही एक अपना तो रह गया था। मगर वो उसे भी अगर वो उसे भी पसंद नहीं करेगी तो फिर किसे करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। माही ने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो फिर साबित करो। वो अचानक उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया। कैसे साबित करूं? माही हैरान थी। वो कैसे साबित कर सकती थी? तो ठीक है, अभी बिस्तर पर लेटो, पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर माही हैरान हुई। वो आज इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा था? मगर फिर उसकी लाल होती आंखें देखकर वो बिस्तर पर लेट गई। दीपक ने उसका हाथ फैलाया और उसके बाजू पर अपना सिर रखकर खुद भी लेट गया और उसका दूसरा हाथ अपने बालों पर रख दिया। वो इस तरह लेटा था जैसे कोई बच्चा लेटता है। माही हैरत में डूबी थी, मगर फिर अपनी हैरानी काबू करती उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाने लगी। वो उसके बेहद करीब लेटा था। न चाहते हुए भी माही को अजीब सी शर्म आ रही थी। एक झिझक सी महसूस हो रही थी। 2 मिनट के बाद वो दोबारा उठा, शायद उसे ठंड लग रही थी। उसने कंबल उठाया, अच्छे से खुद पर लिया और साथ ही माही पर भी डाल दिया और फिर उसके बाजू पर दोबारा सर रखकर लेट गया। अब उसका दूसरा हाथ माही की कमर पर था। वो ऐसे उसे घेरे हुए था जैसे कोई छोटा बच्चा डर और घबराहट में अपनी माँ से लगकर सोता है। पता नहीं उसके बालों में हाथ फेरती माही कब सो गई थी, उसे एहसास न हुआ। रात काफी गहरी हो चुकी थी जब वो अचानक से उठा था। एक नज़र सोई हुई माही पर डाली, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब हुआ। मैं समझा था शायद तुम भी उन लोगों की तरह हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा तुम खूबसूरत हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे तुम जैसी पत्नी मिली। बस कुछ समय की बात है, फिर बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। नरमी से झुककर उसने माही के माथे पर होंठ रखे थे। माथे से होते हुए उसकी नज़र माही के नरम गुलाबी होंठों पर गई थी। दिल ने शिद्दत से चाहत की कि वो उसके होंठों की नरमी को भी महसूस कर ले, लेकिन वो खुद को रोक गया, जैसे पिछले 2 महीने से खुद को काबू किए हुए था। वरना तो उसका दिल करता था इस नाजुक सी लड़की को अपने सीने में भींचकर उस पर अपनी सारी शिद्दतें लुटा दे। गहरा सांस लेते हुए अपने होंठ उसने माही के चेहरे से थोड़े दूर किए थे। शायद माही गहरी नींद में थी, क्योंकि रात भी काफ़ी गहरी थी, इसलिए उसे कुछ एहसास न हुआ। उसने धीरे से माही का सिर उठाया कि उसकी नींद खराब ना हो, फिर अपना बाजू उसके सिर के नीचे रखा और उसे अपने सीने से लगाए आंखें बंद करके सो गया। सुबह का आरंभ हो चुका था। जब सुबह माही की आंख खुली तो उसने हैरानी से खुद को दीपक की बाहों में पाया। कल रात जिस पोजीशन में दीपक सोया था, अब माही उसी पोजीशन में थी। वह हैरान थी कि सोते सोते कब वो उसके घेरे में चली गई, उसे पता भी न चला। एकदम वो घबराकर उठ बैठी। उसके साथ रात को क्या हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी रात को कोई उस पर नजर रखता था और अब ये सब। वो इतनी घबराई हुई थी, जैसे ही उठी दीपक की आंख भी खुल गई। माही के ध्यान रखने की वजह से वो ठीक हो रहा था। कुछ तो वो पहले से ही ठीक था, मगर उन दवाइयों के असर में उसे झटके लगने लगते थे। लेकिन उसने शादी तो पूरे होशो हवास में ही की थी। जैसे ही माही ने दवाइयाँ देना बंद की, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। वो बस सारे घर वालों के सामने ये नाटक करता था कि वो पागल है। क्या हुआ माही, तुम इस तरह क्यों घबरा रही हो? आंखें मलता हुआ वो करवट लेकर लेट गया। कुछ नहीं। वो काफ़ी परेशान थी। तो फिर सो जाओ। वो फिर से आंखें बंद कर गया। माही ने एक नज़र घड़ी पर डाली। सुबह के 6 बजने वाले थे। नहीं, अब क्या सोना, अब तो सुबह हो चुकी है। वो खुद को संभालती हुई उठी और बाथरूम में बंद हो गई। उसके जाते ही दीपक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। उसकी आंखों के सामने पिछले 2 साल की पूरी जिंदगी घूम गई। उसकी चाची ने अपनी भांजी को दीपक के लिए पसंद किया था। दीपक को भी वो लड़की पसंद आई थी, लेकिन दीपक नहीं जानता था कि उसके चाचा और चाची सिर्फ दौलत के लिए उसके अपने बने हुए हैं। उसके बिजनेस के सारे घोटाले धीरे धीरे करके उसकी आंखों के सामने खुलते चले गए कि इन सब के पीछे उसके चाचा का हाथ था। जैसे ही दीपक को इसके बारे में पता चला, उससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाता, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि दीपक की पूरी जायदाद किसके नाम जाने वाली है। दौलत अब भी दीपक के ही नाम थी। इसी वजह से चाचा और चाची उसे घर पर रखने के लिए मजबूर थे, क्योंकि जब तक दीपक साइन नहीं कर देता दौलत उनके हाथ में नहीं जा सकती थी।
और दीपक जो पागलपन का नाटक करता था, असल में वो चुपचाप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुका था और पुलिस को देकर साबित करने वाला था कि उसके चाचा चाची कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। शादी के बाद पहली बार ऐसा था कि माही उसके इस कदर करीब आई थी, उसके सीने पर सिर रखकर सोई थी। आज तो दीपक रॉय का दिल जैसे किसी और ही ताल पर धड़क रहा था। उसे लग रहा था काश वो यहीं उसके पास यूं ही लेटी रही और वो उसके बालों की खुशबुओं में बस खोया रहता, लेकिन वो उठकर जा चुकी थी। तकिए में अभी उसके बालों की महक उठ रही थी, एक मीठी ताजी चांदनी सी खुशबू जैसी। उसने वो तकिया जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। माही बहुत केयरिंग थी, उसके बाल हमेशा महकते रहते थे। दीपक ने तकिए में चेहरा छुपाया, आंखें बंद कर लीं और दोबारा गहरी नींद में उतर गया। माही फ्रेश होकर बाहर निकली और कमरे से सीधी बाहर चली गई ताकि उसका नाश्ता बना सके। आज चाचा और चाची किसी रिश्तेदार की शादी पर गए थे और रात को वहीं रुकने का प्रोग्राम था। घर में सिर्फ दीपक और माही थे। रात के आखिरी पहर, जब आनंद नशे की हालत में राय हाउस में दाखिल हुआ, एक खतरनाक सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था। माही पानी पीने के इरादे से उठकर किचन में आई थी, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि आज ये सब हो जाएगा। किचन से आती आवाज पर वो किचन में दाखिल हुआ तो माही जग में पानी भर रही थी। वो अचानक उसके बिल्कुल करीब आया। क्या हाल है भाभी जी, कैसी हैं आप? उसने अपने इतने पास आने वाली आवाज से माही चीख कर पीछे हटी। अरे क्या हुआ, चीख क्यों रही हैं? तो तुम होश में तो हो, ऐसे कौन डराता है? वो गुस्से से चिल्लाई। आपको देखकर होश रहता कहाँ है, हवस भरे अंदाज में कहकर वो माही के और पास आने लगा। ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। वो पीछे हो रही थी, मगर वो होश में कब था। उसने एक ही झटके से माही की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एहसास है मुझे तुम्हारा। वो भला पागल तुम्हें क्या खुश रख पाता होगा? मुझे तो लगता है कि वो एक बार भी तुम्हारे करीब नहीं आया होगा। भला उसे क्या पता कि पत्नी को खुश कैसे किया जाता है। चलो मेरे कमरे में, आज ऐसा सुकून दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। अपने पागल पति को तो भूल ही जाओगी। जबकि उसकी इतनी घटिया बातों पर माही का चेहरा लाल हुआ था। शर्म करो, भाभी हूँ तुम्हारी, और भाभी माँ जैसी होती है। हाथ छोड़ो मेरा। वो तड़प कर चीखने लगी। मगर आनंद पर तो नशा सवार था। इससे पहले वो कोई और हरकत करता, अचानक पीछे से किसी ने आनंद के सिर पर डंडा दे मारा। माही की एक बार फिर चीख निकल गई जब उसने पीछे दीपक को देखा। वो इतनी खौफजदा थी कि उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। वो बेखुदी में भागती हुई आगे बढ़ी और दीपक के सीने से लिपट कर रोने लगी। कुछ पल के लिए वो ये भी भूल गई कि दीपक की दिमागी हालत ठीक नहीं। दीपक, ये मुझे जबरदस्ती, टूटे फूटे लहजे में कहते हुए उसने अपनी बात समझानी चाहिए, लेकिन अब भी उसके सीने से लिपटी हुई थी और उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। दीपक का हाथ उठा और माही की कमर के चारों ओर लिपट गया। दूसरा हाथ उसने माही के बालों पर रखा और उसका सिर सहलाने लगा। उसकी जलती हुई निगाहें आनंद के वजूद पर टिकी हुई थीं, जो जमीन से उठकर अपने सिर पर हाथ रख रहा था। उसने अविश्वास से दीपक का ये रवैया देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पागल कहीं के, मुझे मारने की कोशिश कैसे की? आनंद चिल्लाया। इससे पहले कि उसका हाथ उठता, दीपक ने अपना बायां हाथ उठाया। दायां हाथ तब भी माही की कमर पर था। वो उसके सीने से लगी ऐसे छुप रही थी जैसे उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई और हो ही ना। दीपक ने एक ही हाथ से आनंद का हाथ मरोड़ दिया और आनंद का नशा एक ही पल में उतर गया। वो फटी फटी निगाहों से दीपक को देख रहा था, जिसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। वो मानो आंखों ही आंखों में उसे चेतावनी दे रहा था कि यहाँ से दफा हो जाओ। दीपक अपना सिर संभालता हुआ वहां से चला गया। उसे लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है, वरना दीपक कैसे ठीक हो सकता था। उसके जाने के बाद दीपक ने खुद को रिलैक्स किया और एक नज़र माही के कांपते हुए वजूद पर डाली। वो आज बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। रिलैक्स? वो जा चुका है, दीपक काफ़ी गंभीरता से बोला, और माही काफ़ी देर तक सुन्न दिमाग के साथ उसकी बातों को समझने की कोशिश करती रही। उसकी आवाज़, उसका अंदाज, उसका तौर तरीका, कहीं से भी वो बच्चा नहीं लग रहा था। उसके बहते आंसू तो वैसे ही थम गए थे। माही ने अविश्वास से अपना चेहरा उठाकर दीपक को देखा। उसने बिना कुछ कहे माही का हाथ पकड़ा और कमरे की ओर लेकर चल दिया। कमरे में अंदर आने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक किया, माही को बिस्तर पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो अब भी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबको यही लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ।
उसका एक एक शब्द माही पर बिजली बनकर गिर रहा था। कब, कैसे, क्या और क्यों, ये सारे सवाल इस समय माही के दिमाग में घूम रहे थे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर मैं ठीक था तो ऐसा नाटक क्यों कर रहा था। तो मेरी कहानी सुनो। सालों पहले मेरे माँ बाप का निधन हुआ था। सब सोचते रहे कि वो एक हादसा था, लेकिन वो हादसा नहीं था। मेरे माँ बाप को जानबूझकर मरवाया गया था, ऐसे कि दुर्घटना लगे। मेरे चाचा और चाची को पैसे चाहिए थे, मगर मुझे इसका अंदाजा नहीं था। उन्होंने सिर्फ धन के लिए मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। क्या तुम सोच सकती हो, एक मासूम बच्चे से उसके माँ बाप सिर्फ इसलिए अलग कर दिए गए थे क्योंकि उन्हें दौलत चाहिए थी। एक आंसू फिसल कर दीपक के गाल पर आ गया और माही को दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो खुद भी अपने माँ बाप के बिना बड़ी हुई थी। मैंने अपना सब कुछ अपने चाचा चाची को ही माना, उन्हें माँ बाप का सम्मान दिया। चाची मेरी शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती थी, वो भी उनके ही प्लान में शामिल थी। उसने मेरे जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की, धीरे धीरे मुझे अपने जाल में फंसाने लगी। फिर उन लोगों ने धोखे से जायदाद के कागजात मुझसे साइन करवाने चाहे, मगर सफल नहीं हो पाए। और इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे अपने लोग ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे पहले कि मैं पूरी सच्चाई सबके सामने लाता और उन्हें बेनकाब करता, मेरा एक्सीडेंट करवा दिया गया। एक्सीडेंट के बाद कुछ समय के लिए मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब याद आने लगा। लेकिन मैंने नाटक जारी रखा, क्योंकि मुझे इन लोगों के खिलाफ सबूत चाहिए थे। और बीते समय में इस ड्रामे के दौरान मैं काफ़ी सबूत जुटा चुका हूँ। मजलूम बनकर रहना, इन सब के जुल्म और सितम सहना, ये सब मेरी मजबूरी थी। लेकिन अपनी बीवी पर किसी गैर मर्द की नज़र मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ना मेरी कोई मजबूरी है और ना ही मैं बेगैरत हूँ। बात ख़त्म होते होते उसकी आंखें खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थीं और माही उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। पहले मुझे लगा था शायद तुम भी इनकी ही साथी हो और इनकी तरह मेरे खिलाफ कोई नई साजिश लेकर आई हो। शायद तुम भी उसी जाल का हिस्सा हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो। तुमने अपनी सच्चाई, अपनी नेक नियति से मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरा ख्याल बिल्कुल वैसे रखा जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। मुझे नहीं पता मेरा दिल कब, किस घड़ी, किस पल तुम्हारे लिए धड़कने लगा, लेकिन एक बात तो अब सच है, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने माही के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और माही की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान उसे इतना बड़ा इनाम देगा। हाँ, वो अब भी सदमे में थी, लेकिन साथ ही हैरानी और खुशी भी महसूस हो रही थी। अब वो फर्श से उठ रहा था और उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। माही तो बस उसे देखती रह गई, जबान सांस छोड़ रही थी, गले से शब्द निकलने को तैयार नहीं थे। दीपक ने नरमी से उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसी पल माही को वो रात याद आ गई जब वो जबरदस्ती उस मूवी सीन को देखकर ऐसा किस करने की कोशिश कर रहा था, और वो न चाहते हुए भी हंस पड़ी। दीपक हैरान हुआ। क्या हुआ? हंसी किस बात की आई? वो सचमुच हैरान था, क्योंकि इस लड़की को तो गुस्सा हो जाना चाहिए था, मगर वो हंस रही थी। हाँ, माही उसकी बात समझ चुकी थी। उसका नज़रिया, उसने ये सारा ड्रामा क्यों किया, वो भी समझ गई थी, इसलिए उसने गुस्सा नहीं किया। माही ने नाम में सर हिलाया। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप तो शोबिज इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। उसने इतनी गंभीरता से कहा कि दीपक की हंसी छूट गई। माही को लग रहा था जैसे जिंदगी के सारे दर्द, सारी तकलीफें गायब हो गई हों। उसे इतना अच्छा इंसान मिल गया, इतनी अच्छी खूबसूरत किस्मत। वो सचमुच बहुत खूबसूरत था और उतना ही खूबसूरत उसका दिल था। अब वो खामोश हुआ और माही को बड़ी ही गहरी और शरारत भरी नज़रों से देख रहा था। माही चौंकी। सुनो, उस रात जब मैंने तुम्हारे माथे पर किस किया था तो तुमने कहा था कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन एक अच्छा पति तो ये बातें कर सकता है ना। अपनी पत्नी को खुश रखना, उसे उसका हक देना, ये तो अच्छे पति की निशानी होती है। जज्बातों से चूर शब्दों में बोला था और उसकी बातों का मतलब समझकर माही शर्म से लाल पड़ गई, जबकि दीपक ने उसे अपने करीब किया था। माही ने भी अब कोई विरोध नहीं किया और नरमी से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। और आज उसने जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसे भी दीपक से मोहब्बत हो चुकी है और अब उस शख्स के बिना जीना नामुमकिन है। वो जो सुकून से उसके सीने से लगी थी, अगले ही पल उसके पूरे वजूद में एक सरसराहट हुई थी जब दीपक ने अपने नरम गरम होंठ उसके गर्दन पर रखे थे और बेतहाशा उसे चूमने लगा था। वो शर्माती लजाती उसके सीने में छुपने लगी थी
और जब दीपक ने उसके गाउन की डोरियां खोली तो उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। कल तक जिसे वो एक छोटा बच्चा समझ रही थी, अब वो पूरे हक से उसके करीब हो रहा था। शर्म के मारे उसका बुरा हाल था और दीपक ने उसके दोनों हाथों को चेहरे से हटा दिया। उसे तकिए पर लिटाते हुए वो जरा सा उसके ऊपर हुआ था और बड़ी नरमी से उसके होंठों पर झुका था। उसके होंठों को गीला करते हुए, उसके होंठों की नरमी चुराते हुए वो एक हाथ से उसका ब्लाउज भी हटा चुका था। और जब माही को उसके हाथों का स्पर्श अपनी नरम धड़कनों पर हुआ तो उसने अपनी आंखें पट से खोल दी थीं। ये कैसा स्पर्श था उसकी छुअन में, ये कैसी मदहोशी थी कि वो पल पल बिखरती जा रही थी। दीपक अब उसके लबों को आज़ाद कर चुका था और माही अपने भीगे होंठ कुचलती गहरी सांसें लेते हुए दीपक को और भी मदहोश कर रही थी। लाइट बंद करते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले थे। आज वो खुलकर अपनी चाहत माही पर बरसाना चाहता था, जो वो पिछले 2-3 महीने से अपने दिल में दबाए बैठा था। जिंदगी माही की संगत में इस कदर खूबसूरत हो जाएगी वो नहीं जानता था। पल पल सरकती रात उनकी मोहब्बत को और भी गहरा कर रही थी। अगली सुबह का आगाज हुआ। वो मीरा जी के पीछे पीछे चल रहा था। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उसे बिल्कुल ठीक देखा है। वो बस पागल होने का ड्रामा करता है। मगर मीरा जी को पूरा यकीन था कि आनंद ने जरूर कोई सपना देखा है या फिर नशे में है। मॉम, मैं नशे में नहीं था। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मुझे सब याद है। वो किचन में आया, उसने मुझे मुक्का मारा, मेरा हाथ भी मरोड़ा। वो हर तरह से अपनी माँ को विश्वास दिलाना चाहता था कि दीपक रॉय ठीक हो चुका है। मगर मीरा जी तो आनंद की हरकतों से पहले ही तंग थी, इसीलिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इतने में कमरे से माही और दीपक एक साथ बाहर निकले थे। ये देख लें मॉम, खुद देख लें, ये बिल्कुल ठीक है। दीपक को 2 साल पुराने रूप में देखकर मीरा जी का खून सूख गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती पुलिस आ चुकी थी। वो काफ़ी पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुका था। अफसोस हो रहा है मुझे आप जैसे चाचा चाची पर। मैंने आपको माँ बाप समझा और आपने ही मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। ले जाए इन्हें। उसने तीनों को गिरफ्तार करवा दिए, चाचा चाची और आनंद। इन सब के लिए यही सज़ा काफ़ी थी। चाचा चाची माफ़ी मांगते रह गए, मगर दीपक रॉय अब पहले जैसा रहमदिल नहीं रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और माही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। बेशक दोनों ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन भगवान ने उन्हें एक बहुत अच्छा हमसफ़र का इनाम दिया था और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।